अपने पिछले वीडियो में बताया था कि विद्युत क्षेत्र कोई आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसे अपने विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे अपने विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। इसकी अवधारणा फैराडे ने दी थी और इसी क्रम के अंतर्गत अपने अगला जो टॉपिक है वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। इसकी अवधारणा भी फैराडे के अनुसार ही है। कई बार बुक्स में या कुछ पढ़ाते समय अपने कह सकते हैं कि वो काल्पनिक पथ जिसके अनुदिश इकाई धनावेश गति करता है उसे अपने विद्युत क्षेत्र रेखा बोल देते हैं। तो हमने कह दिया कि ये पथ है, विद्युत क्षेत्र के अंदर यहाँ पे फ्रिक्शन आवेश रखा हुआ और इस पथ पे चल रहा है, तो ये जो पथ है उसे अपने विद्युत क्षेत्र रेखा कह रहे हैं। लेकिन ये कहना गलत है, ये तो सीधी रेखा है, चलो अपने सही कथन हो गया कि आवेश का जो त्वरण है वो इस दिशा के अंदर है। अगर वृत्ताकार पथ हो, वक्रीय पथ हो और इसकी अपने बात करें विद्युत क्षेत्र रेखा वक्रीय रूप में और यहाँ पे आवेश रखा हुआ है, तब उसका जो त्वरण है वो स्पर्श रेखीय न होके अभिकेंद्रीय होगा। जो वृत्ताकार जो पथ पे कोई वस्तु गति करती है तो उस पर अभिकेंद्रीय बल लगता है और अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। तो उस स्थिति के अंदर ये कथन गलत हो जाएगा कि वो काल्पनिक पथ जिसके अनुदिश फ्रिक्शन आवेश गति करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा बोलते हैं। अगर इसके सही अपने कथन की बात करें तो विद्युत क्षेत्र रेखा वो पथ है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा को बताती है। जैसे अपने एक विद्युत क्षेत्र रेखा ली और इसके इस बिंदु पे अपने स्पर्श रेखा खींच दी, इस बिंदु पे स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित कर रही है। यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचे बी पॉइंट पे तो यहाँ विद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा। तो जो सही कथन है विद्युत क्षेत्र रेखा का तो अपने ये लेंगे कि वह काल्पनिक पथ जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। न्याय के अपने ये लिखेंगे कि वो पथ जिस पे आवेश गति करता है। अगर इसके गुण धर्म की बात करें तो अगर अपने सिंगल आवेश लेते हैं, जैसे एकल आवेश है प्लस है, तो इसकी विद्युत क्षेत्र रेखा शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएगी। तो ये तो अपने धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा का निरूपण हो जाता है, शून्य से अनंत की ओर है। अगर ऋणावेश हो तो विद्युत क्षेत्र रेखा अनंत से शून्य की ओर होती है। जैसे माइनस आवेश है तो इसकी विद्युत क्षेत्र रेखा ये होगी अपनी। अगर अपने दोनों आवेश एक साथ ले लें, प्लस और माइनस इकट्ठे हैं, जैसे विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण ले लें, तो दोनों जो आवेश एक साथ रखते हैं तो ये प्लस से शुरू होकर माइनस पे समाप्त होती है, यानी धनावेश से तो ये प्रारंभ होगी और ऋणावेश पे क्या आती है, समाप्त होती है। तो अपना पहला गुण यही है, ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। कहीं भी कभी कोई चित्र दिया हो जिसमें इसकी दिशा माइनस से प्लस दिखाई दी हो तो वो चित्र गलत होगा अपने। जैसे अपने चित्र ले लें, ये प्लस आवेश है, ये माइनस है और एक माइनस आवेश, या इस रूप में ये माइनस फिर ये प्लस, प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस होगी, फिर आगे अपने माइनस से प्लस कर दें और अपने को ये कह दें कि क्या ये चित्र सही है गलत है, तो अपने कहेंगे यह चित्र गलत है। कारण इसमें विद्युत क्षेत्र रेखा की जो दिशा है वो माइनस से अपने किस ओर दिखा रहे हैं, प्लस की ओर। इसकी दिशा सदैव क्या आती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। तो अपने ये दिखाएंगे प्लस से माइनस की। तो ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। फिर अपने स्टार्टिंग के अंदर एक बात आई थी कि जो चालक वस्तुएं होती है, चालक के अंदर आवेश शून्य होते हैं और सारा आवेश उसके सतह पे होते हैं। अगर अपने चालक वस्तु के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा का निरूपण करना है तो अपने उसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं दिखाएंगे, कारण अंदर उसके आवेश है ही नहीं। विद्युत क्षेत्र रेखा उसकी सतह से आती हुई दिखाएंगे। अगर ये धनावेश है तो बाहर की ओर होगा, ऋणावेश है तो ये दिशा अंदर की ओर होगी।
हाँ, अगर अपने इनको काल्पनिक रूप से पीछे कर बढ़ाएं, ये सारी की सारी क्षेत्र रेखाएं उस चालक वस्तु के केंद्र पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो चालक के अंदर आवेश शून्य होता है, अतः इसको सतह से दिखाएंगे अपने। जैसे अगले गुण में चालक की सतह से वह कुचालक के केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। अगर अपने कुचालक वस्तु लें तो कुचालक वस्तु का जो आवेश है उसके केंद्र पे केंद्रित माना जाता है। अगर इसके विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखानी है तो अपने को इस प्रकार दिखानी पड़ेगी, उसके अंदर से आती हुई जो केंद्र से आ रही है। तो इसका दूसरा गुण है चालक की सतह से वह कुचालक के केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। तो तीसरा विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप में नहीं होती। बंद लूप का मतलब ये है कि ये प्लस से शुरू हो रही है, माइनस पे खत्म हो रही है, जैसे ये फिर माइनस से प्लस, ये कभी नहीं होगा, बंद लूप कभी नहीं बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का बंद लूप बनता है। ये जैसे उत्तर ध्रुव, ये दक्षिण है, तो चुंबक के बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एन से एस की ओर होती है, अंदर इसकी दिशा एस से एन की ओर होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो बंद लूप बनाती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। इसका तात्पर्य जहां से शुरू हो रही है वहां ही समाप्त नहीं होती। प्लस से शुरू हुई तो माइनस पे समाप्त होगी, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखा जैसे एन से शुरू हुई तो वापस एन पे आ गई, अगर एस से ले लें तो एस से शुरू होकर वापस एस पे आ रही है। तो यह विद्युत क्षेत्र रेखा और चुंबकीय क्षेत्र रेखा के मध्य मूल डिफरेंस या अंतर है अपने। ये बंद लूप नहीं बनाती और ये सतत बंद लूप अपने बनाती है। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है अपना, ये में अपने मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो सीबीएसई एग्जाम हो चाहे आरबीएसई हो, इसके अंदर प्रश्न कई बार आता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर क्यों नहीं काटती, या दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर क्यों नहीं काटती। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर नहीं काटती हैं क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करती हैं, जो संभव नहीं है। इसको अपनी इस तरह लें, मान ली ये पहली विद्युत क्षेत्र रेखा और ये दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये कटान बिंदु है। इस विद्युत क्षेत्र रेखा के लिए स्पर्श रेखा इधर यानी विद्युत क्षेत्र इधर की ओर है, इस के लिए स्पर्श रेखा खींचे तो विद्युत क्षेत्र इस तरह है। तो इस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा आ गई, दो विद्युत क्षेत्र हो गए, लेकिन एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का एकल मान होता है, दो मान कभी नहीं होते। इसलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं काटती, कारण कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कभी अपने संभव नहीं है। फिर अगला आपने पॉइंट लिखा, लंबाई के अनुदिश से संकुचित होने का प्रयत्न करती है। ये प्लस और ये माइनस, ये लंबाई के अनुदिश है। ये दो समान आवेश ले लें, ये लंबाई के लंबवत है। तो लंबाई के अनुदिश से संकुचित होने का प्रयत्न करते हैं, जो विपरीत आवेशों में आकर्षण बल को दर्शाता है, और लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने का प्रयत्न करते हैं, जो समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल को दर्शाता है। और जैसे लंबाई के अनुदिश है, तो इस दिशा के अंदर ये संकुचन का प्रयास करेंगे, कारण ये प्लस और माइनस आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, पास आना चाहेंगे, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा अपने संकुचित होने का प्रयास करेगी और ये आकर्षण बल को दर्शाएगा। अगर अपने समान आवेश लेते हैं, समान प्रकृति के, उनके मध्य प्रतिकर्षण बल होता है। ये लंबाई थी, ये इसकी अक्ष रेखा थी, इसके लंबवत ये अपने रेखा ले रहे हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस ओर जा रही है, फैलने का प्रयत्न कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जो समान आवेश उनके मध्य कौन सा बल लगेगा, अपने प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब अपने इसके अगले गुण की बात करते हैं। अब अपने विद्युत क्षेत्र रेखा का सातवां गुण है, सातवां और आठवां एक जैसे हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है, और क्षेत्र के लंबवत इकाई काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। हम मान लेते हैं जैसे विद्युत क्षेत्र इस ओर है, अपने देश के लंबवत कोई क्षेत्रफल रख दिया, तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है इस जगह पे, और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक दूसरे के समानुपाती होती है।
वैसे अपने अगले पार्ट के अंदर, दूसरे के अंदर, ये अपने लिखा है कथन की क्षेत्र के लंबवत इकाई काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या, इसे विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो जो अपना विद्युत फ्लक्स होगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होगा। जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र उस पृष्ठ से गुजरेगा उतना फ्लक्स का मान ज्यादा होता है। और जैसे अपने कहें कि अपने दो आवेश हैं, विपरीत आवेश हैं, जैसे डायग्राम में ले लिया मैंने एक आवेश, जैसे इसको Q1 ले लेता हूँ, इधर वाला Q2 है। इसमें क्षेत्र रेखाएं अपने काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसी प्रकार इधर वाले में काउंट करें तो 1 2 3 4 5 और 6। तो आपने लिखा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। इधर क्षेत्र रेखाएं ज्यादा है तो इसका मतलब Q1 का जो परिमाण है वो Q2 से ज्यादा। दूसरी चीज इसके अंदर अगर अपने लें तो अगर इनका अनुपात ज्ञात करना हो तो इधर जैसे टोटल 12 क्षेत्र रेखाएं, इधर अपने पास 6 हैं, तो Q1 बटे Q2 ले तो 12 बटे 6, तो ये 2:1। तो Q1 और Q2 का अनुपात 2:1 आएगा। और इनका जो तीव्रता है उनका अनुपात भी अपने पास 2:1 आएगा। कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। फिर अगर इसके अंदर अपने विद्युत क्षेत्र की देखें, मान 0 कहाँ पे होगा? अपने जैसे बीच में एक पॉइंट P ले लिया, इस P पॉइंट पे ले तो इस प्लस के कारण जो तीव्रता की दिशा है वो इस हो रही है, माइनस के कारण भी तीव्रता इस हो रही है। P बिंदु यानी दो विपरीत आवेशों के बीच में विद्युत क्षेत्र कभी भी शून्य नहीं होगा। कारण उस दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा उसके बीच में कोई भी पॉइंट ले ले, वहां जो तीव्रता की दिशा है वो ऋणावेश की होगी। फिर अगर अपने इस ओर ले लेते हैं, ये पॉइंट में इस ओर ले लेता हूं। अब अपने स्पष्ट है कि Q1 का मान Q2 से ज्यादा है और ये बिंदु Q1 के निकट है और Q2 से दूरी इसकी ज्यादा है। तो Q2 की तीव्रता अपने E2 मान ली और Q1 की तीव्रता E1 मान ली। तो E1 का मान E2 से तो वैसे ही ज्यादा है, जो आवेश ज्यादा है, तो इस बिंदु पर भी अपने क्या होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो पाएगा। कारण अगर अपने लेते हैं इस प्लस के कारण तो इधर है E1 और माइनस के कारण तीव्रता इस ओर है E2 और E1 का मान E2 से ज्यादा है, तो घटाएंगे तो ये मान अपने 0 नहीं आ पाएगा। फिर अपने इस ओर ले लें, ये पॉइंट Q ले लेता हूं, इस माइनस के कारण तो तीव्रता इस ओर है और इस प्लस के कारण तीव्रता इस ओर है। यहां तीव्रता 0 हो सकती है, कारण ये दूरी कम है, दूरी कम होगी तो तीव्रता का मान अपने क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और इसकी से दूरी ज्यादा है तो तीव्रता का मान क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। अगर अपने विपरीत आवेशों का युग्म लें और उससे पूछ लें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस ओर शून्य होगी, तो अपने कह सकते हैं कि छोटे आवेश जो ऋणावेश है उसकी तीव्रता का मान क्या होगा, शून्य होगा। इसी प्रकार अगर अपने समान आवेश लेते हैं, समान प्रकृति के, उनको मिलाने वाली रेखा के बीच में किसी बिंदु पे तीव्रता शून्य होगी, दाएं और बाएं और नहीं होगी। फिर अगले गुण की बात करें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हो तो विद्युत क्षेत्र प्रबल व दूर दूर हो तो विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। अब जैसे हमने कहे कि क्षेत्र रेखाएं मैंने पास पास दिखा दी, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र प्रबल है। अगर इनको मैं दूर दूर दिखाऊं, इसका मतलब क्षेत्र अपने जो विद्युत क्षेत्र है उसकी प्रबलता के अपने कम है। यहाँ बल ज्यादा लगेगा आवेश पर, यहाँ बल का मान अपने क्या होगा, कम होगा। फिर लास्ट पॉइंट में विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। अपने तीसरे पार्ट में टॉपिक आएगा समविभव पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अगर अपने किसी चालक वस्तु को आवेश देते हैं तो हमने बोला उसके अंदर आवेश तो 0 होता है,
ये सारा आवेश उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो जो चालक की सतह है अपनी, वो एक समविभव पृष्ठ होती है। जैसे इसको गोला ले लें तो गोले पर सतह पर विभव का मान के Q/R है। इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव के Q/R है, तो ये समविभव पृष्ठ है। तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है वो इस विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो समविभव पृष्ठ से 90 डिग्री कोण बनाएंगी। यानी अपनी चालक वस्तु या आवेशित वस्तु है उसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को सदैव 90 डिग्री पर दिखाएंगे। प्लस आवेश है तो बाहर की ओर, माइनस है तो दिशा इसके अंदर की ओर हो जाएगी। अगर कहीं अपने को ये डायग्राम दे दें, और अपने ये कह दें कि ये चित्र सही है गलत है, तो अपने गौर करें ये जो क्षेत्र रेखाएं सतह से 90 डिग्री कोण नहीं बना रही। जैसे यहाँ कोण स्पर्श रेखा खींचे, यहाँ स्पर्श रेखा खींचे, तो ये कोण 90 डिग्री से कम या ज्यादा आ रहा है अपनी। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव आवेशित पृष्ठ से 90 डिग्री कोण बनाती है। निर्गत है धनावेश के लिए तो भी 90 डिग्री, आगत है ऋणावेश के लिए तो भी 90 डिग्री पे होगा। इस कारण ये चित्र गलत है, कारण ये आवेशित सतह के लंबवत नहीं है अपनी। तो ये जिस पृष्ठ से निकलेंगे, जिस पृष्ठ पर आएंगे, आवेशित पृष्ठ के सदैव 90 डिग्री का कोण बनाती है। अपने कह सकते हैं आवेशित पृष्ठ के सदैव क्या होती है, लंबवत होती है। तो इसी प्रकार एक अपने कंपटीशन लेवल के अंदर जैसे क्वेश्चन था कि उसमें ये बोल दिया एक चालक गोला है अपनी धातु का बना हुआ है, चालक है और वो विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा का कौन सा निरूपण सही है? जैसे चालक गोला है, पहली रेखा ये दिखा दी, दूसरी रेखा ये थी अपनी, ये केंद्र है इसका सेंटर पॉइंट, तीसरी रेखा अपनी इस प्रकार, और चौथी रेखा ये जो अपनी कर रही है केंद्र की ओर जाती हुई है। तो इसी प्रकार इधर से केंद्र से आती हुई है। तो ये प्रश्न था कि चालक गोला है जिसको अपने विद्युत क्षेत्र में रख दिया, तो दिए गए चित्र के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखा का सही निरूपण क्या है। अब पहले अगर बात करें चालक गोला, तो चालक के अंदर कभी आवेश नहीं होता, आवेश 0 होता है। और अपने बताया था कि जो चालक है उसके अंदर आवेश शून्य होने पर जो विद्युत क्षेत्र रेखा उसके अंदर से नहीं गुजरती, उसकी सतह से आती है। तो पहला चित्र और दूसरा ये दोनों गलत हो गए, कारण ये अंदर से जा रहे हैं, चालक के अंदर आवेश होता नहीं, विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा भी नहीं होगी। अब अच्छा तीसरा और चौथा, तीसरा जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो सतह से 90 डिग्री कोण नहीं बना रही। अभी अपने बोला कि ये आवेशित पृष्ठ के सदैव क्या होती है, लंबवत होती है, तो तीसरा में गलत हो गया। चौथा इसका सही निरूपण है, ये सतह से 90 डिग्री कोण बना रही है, केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है अपने। तो विद्युत क्षेत्र रेखा का जो सही निरूपण है वो 4 नंबर पे है। तो यह अपना टॉपिक था विद्युत क्षेत्र रेखाएं और उसके गुणधर्म।